नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजन अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। कतार में आकर सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर थे। लोग नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाते नजर आए। 30 से ज्यादा देश के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह अमृत स्नान किया जा रहा है और जो साधु संत हैं और जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। घाटों पर आप देख सकते हैं किस तरह जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो साधु संत हैं, जो नागा बाबा हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक से एक सुंदर झांकियां भी यहाँ पर निकाली जा रही हैं और जो अखाड़े हैं वो भी स्नान करने के लिए वहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह संगम का ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा वहां पर देखने को मिला है। और 30 देशों से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जो महाकुंभ का पर्व है उसको लेकर जो वहां पर साधु संत जुटे हुए हैं और पल पल की जो जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अमृत स्नान के दिन लेते रहे। तो तीसरा और आखिरी अमृत स्नान की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो साधु संत हैं और जो अखाड़ों के जो बड़े संत हैं वो भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए और आस्था की डुबकी वहां पर आज लगाई है। तो आज 1,98,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज आखिरी अमृत स्नान था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हुए नजर आए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह जो साधु संत हैं और जो श्रद्धालु हैं वो गंगा के तट पर वो संगम में जुटे हुए नजर आए और हेलीकॉप्टर से भी फूलों की बरसात यहाँ पर साधु संतों पर और श्रद्धालुओं पर की गई है। अखाड़ों की दुनिया को देखने के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि ये नागा साधु हैं, किस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे मौजूद है। बाबाओं की जो दुनिया है उनको जानने, उनके रहस्य को, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जिस तरह से पहुँच रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा जो लोगों का हुजूम है वो जुटा हुआ है। अलग अलग जो बाबा हैं उनके अपने देखिए किस तरह से दंडवत होकर के बाकायदा आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा से और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास में किस तरह से डूबे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको समझ रहे हैं। नागा साधुओं के साथ उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने की एक तरह से होड़ सी लगी हुई है और ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि 144 साल बाद ये मौका आया है जो कुंभ का आयोजन हो रहा महाकुंभ का, उसमें इस तरह के साधु संत आपको तमाम मिल जाएंगे। ये अखाड़ों की दुनिया में इस तरह के साधु संतों की एक तरह से कह सकते हैं कि मौजूदगी है और उन्हीं के बीच में ये लोग आकर के लोगों श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं। क्षेत्र के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर देखने को नहीं देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी आस्था है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी दर्शन करने से नहीं, क्योंकि देखिए ये सुरक्षा कर्मियों की टीम है, ये अखाड़े पे लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे और भी सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी बटालियन, पूरी टीम है। CRPF के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में इस बार सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आपको सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सेंट्रल फोर्स हो, ये RF के जवान हैं। आप देखिए ये इनके साथ पूरी बटालियन है और ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा के अलग अलग जगह हैं। हम हालांकि ये बात करने से क्या कहेंगे, आप कोई बोलेगा आप कहाँ से, देखिए ये लोग अपनी ड्यूटी के साथ समझौता नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन इनकी निगाहें तमाम उन लोगों पर जरूर रह रही है जो जिनके मंसूबे सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर
सुरक्षा कर्मियों की पूरी मौजूदगी है, न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से, जल से सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी के साथ पूरे कुंभ पर नजर रखे हुए हैं। अब अगर आप बात करें तो एनडीआरएफ की टीम लगातार पानी के अंदर रहती है और वहां से जो स्नानार्थी हैं उन पर निगाह रखती है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये पूरी टीम है, ये देखिए इनके जो लीडर हैं, कमांड कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर लगातार संवाद में रहते हैं ड्यूटी पर। जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बात करने की फिर आप कहाँ से आए हैं? मद्रास से आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप लोग मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, जहाँ दुनिया भर, आपको भी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। मन तो करता होगा आप लोग भी जाए, तमाम साधु संतों से आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद भी ले रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो सीनियर अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन में आस्था है वो भी जागती है, दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पहली जिम्मेदारी इनकी सुरक्षा की है और इसलिए इनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ कुंभ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। मिल्कीपुर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं, जिसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने जनसभा में आए कार्यकर्ताओं से बात की है, सुनिए। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं हाथों में साइकिल लिए हाथों में किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लोग बात करते हैं, क्या कहेंगे? हाथ में साइकिल आप लोग लिए हुए हम लोग मिल्कीपुर चुनाव को और माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ का चुनाव जितना की जाएगी तगड़ी लहर समाजवादी पार्टी की, और निश्चित हम लोग कम से कम 50,000 तक जीतने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी विकास और समाजवादी पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी के ऊपर अपनी बात रखेंगे हम लोग और बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद जी का चुनाव जीतने जा रहे हैं। चुनाव बहुत ही लाखों वोटों से जीते जाएंगे, जिसमें भाजपा आते हुए चुनाव को देखते हुए हर हथकंडे अपनाएगी, लेकिन मिल्कीपुर की जनता वोट का जवाब ईंट के पत्थर से देगी। ये देख सकते हैं कि ये जेपी यादव पूर्व सांसद प्रतिनिधि जिला उपाध्यक्ष फैजाबाद के हैं और हाथों में जो अखिलेश यादव की फोटो लिए। क्या नाम बताया? मिल्कीपुर का उपचुनाव स्वर्गीय मिशन यादव की धरती रही है, क्रांतिकारी धरती रही है। ये यहाँ के लोग प्रशासन कितना भी तांडव मचा ले, यहाँ के लोग लड़वा जाते हैं, जेल से नहीं डरते हैं। अजीत प्रसाद जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल होगी, यही हम लोग जो है तैयारी की है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो है मिल्कीपुर उपचुनाव अब ये देखने वाला होगा कि आज को मिल्कीपुर पांडे के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार में जय संविधान के बैनर तले योगेंद्र यादव नजर आए। उनके गले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और वे खुले तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ की बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अब देखना होगा कि पीडीए का यह समीकरण समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने योगेंद्र यादव से खास बातचीत की। हम बात करते हैं। योगेंद्र जी, आप बताइए, आप मिल्कीपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं और आपके गले में जो है खबर कानपुर से है, जहां अवैध हॉस्पिटल की काली करतूत सामने आई है। काली करतूत का वीडियो स्ट्रिंग कैमरे में कैद हुआ है। तो स्ट्रिंग कैमरे में कानपुर का जो वीडियो है वो कैद हुआ है। कानपुर अवैध हॉस्पिटल की जो करतूत है वो सामने आई है। काली करतूत का वीडियो स्ट्रिंग कैमरे में कैद हुआ है। हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की हत्या का ये पूरा मामला है। लेडी डॉक्टर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मैं डॉक्टर हरिधर, सीएमओ कानपुर में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की एक खबर दी है हमको, और हमारे लिए तो
सूचना का एक आप ही लोग होते हैं, माध्यम होते हैं। जब आप लोग अभी डीएम साहब के यहाँ गए थे तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था। मैं इसकी तुरंत मैंने लिख के और जो हमारे जो एडिशनल सीएमओ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं उनको मैंने तुरंत आदेशित कर दिया है। वो आज ही इसकी कुछ वहाँ से छानबीन करके जो भी रिपोर्ट लाते हैं जांच करके उसके आधार पे फिर मैं आपको इसको बाद में अपडेट करता हूँ। और जो भी वहाँ पे गलत काम हो रहा होगा, जो गलत तरीके से हो रहा होगा, या गलत डॉक्टर कर रही होगी, या अप्रशिक्षित डॉक्टर कर रही होगी, या जो भी इस तरह की कोई अनियमितता होंगी या वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उस सब पे भली भांति कार्य किया जाएगा। कानपुर के नवस्ता स्थित निशु हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक महिला वहां पर जाती है और अबॉर्शन की बात करती है। बता दें कि जो संचालक निशु हॉस्पिटल के हैं देशराज पाल, वो पूरी तरह से अपने हॉस्पिटल में अबॉर्शन का जो काला धंधा है, जिस तरह से जो रोक लगाई गई है, वो अपने लेडी डॉक्टर से वो काम करवाते हैं। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है कि जो लेडी बात कर रही है, जो डॉक्टर है वो साफ बोल रही है कि इसमें आप पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, जो जांच आएगी, जांच के बाद अच्छे से अबॉर्शन किया जा सकता है। इसको लेकर के जब सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ साहब ने बोला कि इसकी जांच की जा रही है और जैसे भी इसमें जो जांच पाए जाते हैं, कोई जो वीडियो वाले हुआ उसकी जांच पाए जाते हैं, उसके सख्त इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगर उसमें ये पाए जाती है कि उसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसके खिलाफ भी उस डॉक्टर के और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वाइज। खबर कन्नौज से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में चालक के साथ 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, सकरावा थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात ये हादसा हुआ है। ड्राइवर को नींद लगने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने घायलों को सेफई भेज परिजनों को सूचना दी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बवाना के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फाइल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह कंपनी में आग लगी है और दमकल की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक जिम्मेदार अधिकारी की संवेदनशीलता साफ नजर आई। समाधान दिवस के दौरान इंस्टाग्राम पर रील देखने का सीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लालगंज पर तहसील समाधान दिवस के दिन डीएम एक और फरियादों की फरियाद सुन रही थी तो वहीं लापरवाह सीएमओ मोबाइल पर रील देख रही थी। वहीं मामला बाहर आने के बाद बौखलाए सीएमओ ने खबर चलाने वाले पत्रकार को हाईकोर्ट से नोटिस भेजने की भी धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी अब वायरल हो गया है। सीएमओ ने पत्रकार से कहा कि आप लोग जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मैंने इसकी शिकायत एसएसपी से कर दी है। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है कि नहीं, यह आप लोग साबित करिएगा। मैं पूरे सीडीआर को निकलवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सीएमओ इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो फोन पर क्या देख रहे थे। इंस्टाग्राम तो नहीं लिखे हैं, मोबाइल पर आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे मैं नहीं बता सकता। इंस्टाग्राम अभी आपको सारे मैसेज सारे लोग देख लिए, पढ़ लीजिए। नहीं, हमने नहीं लिखा। और अब मेरी बात सुनिए, और लोगों का आप किसने लिखा है, क्या लिखा है, वो सब नहीं। मेरी बात श्रीमान जी, मेरी बात से मैंने ये लिखा है मोबाइल पर आप कुछ देख रहे थे। आप ठीक है, आप जो भी लिखे हैं आप अपना उसको हम साबित करें। नहीं, आप जो करेंगे कि हम आपको भेज दे रहे हैं अपना जो हमने लिखा है। और हमको तो हम उससे सफाई कुछ न देना चाहते। नहीं, सफाई की बात नहीं, हमारे काम कर रहा हो ना, आप अपना काम करो, अच्छा कर रहे हो, आप लोग अपना अच्छा काम करिए। और लोगों ने उचित लगेगा वो हमें, उचित जो होगा वो मैं उचित नहीं, हम आपके संज्ञान में डाले। और लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे लिखा है, लेकिन हमने लिखा है मोबाइल पर आप देख रहे थे। अब क्या देख रहे थे आप बताएंगे सर। और आपको जहां भी करना हो, संबंध भेजना जो भी करना, जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम देखा है वो इंस्टाग्राम साबित करेंगे, जिन्होंने हमारा क्या देखा है वो अपना साबित करेंगे, हम अपना साबित। नहीं सर, आपने अभी कहा आपको हाईकोर्ट से नोटिस भेजेंगे, तो आप क्यों भेजेंगे? मैं आपको कामन है की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, आप मेरे में साबित, मेरे मोबाइल में साबित करेंगे कि इंस्टाग्राम है कि नहीं है। हम पूरे सीडीआर निकलवाने को तैयार हैं।
जी सर, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा इसलिए आपको मैं समझाना। अपने पूरे मोबाइल की पूरी स्ट्रीमिंग कराने को तैयार मेरा हूं। नाम मेरा नाम है उनको भी बात कराने के लिए तैयार हम कर रहे हैं सर। मेरा नाम रविंदर है, मैं कोटल का भारत राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पर जिला संवाददाता मिर्जापुर। और हमने आपकी यहाँ की बंधु है, कोई बात नहीं। हमारे तरफ से नहीं है शुरुआत। आप अगर IT चेक कराएंगे तो कहाँ से आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन हमने जो लिखा है वो भी हो जाएगा। हाँ, इसको भी करवाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब जो भी आप करिए समान कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार जब पकड़ा था तो रोना गाना चालू हो जाए, मुझे माफ कर दिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चलिए उसका भी रास्ता निकालते हैं। ठीक सर जी, नमस्कार। बताइए। नमस्कार। कुछ नहीं, परसों आपको नोटिस मिलेगी हमारे मोबाइल में। आप जो है इंस्टाग्राम दिखाइएगा कि आपने इंस्टॉल है, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है या नहीं है। आप लोग बहुत बात का बतंगड़ बना रहे हैं। परसों मैं हाईकोर्ट से नोटिस भिजवा रहा हूँ, इसमें आपको मेरे मोबाइल में क्लियर कर दिया हूँ, मैंने SSP साहब को दे दिया है। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है या नहीं, ये आप लोग साबित करिएगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने CM योगी को अपने खून से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य अवनीमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ से बाहर करने की अपील की है। दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर कथित शंकराचार्य दिव्य महाकुंभ में अफवाह फैला रहे थे। इसके साथ ही दिनेश फलाहारी ने बताया कि जब तक योगी जी हैं तब तक ही हिंदू सुरक्षित हैं, हम इनको खोना नहीं चाहते। खबर अमरोहा से है, जहां बीजेपी PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अब इस चुनावी संग्राम में माफियाओं के खिलाफ लिए गए एक्शन को बनाया जा रहा है। अमरोहा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा आजम खान और माफियाओं पर की गई कार्रवाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी सहित सभी माफिया को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। देश के विषय में आप लोग जानते ही हैं। आजम खां का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसने, चूंकि यहाँ पर अनुसूचित वर्ग के लोग भी बैठे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसने एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी को भूमाफिया कहकर पुकारा था, भारत माता को डायन कहकर पुकारा था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको जमीन में गाड़ने का काम किया है और वहां पर भारत माता का सम्मान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने नाम सुनोगे गुंडे लुटेरे माफियाओं के, मुख्तार अंसारी, अनेकों अंसारी पंसारी जो घूमते थे गुंडागर्दी के पट्टे बांधकर, उनको भी धूल मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान श्री राम का जहां पर त्रेता में जन्म हुआ वहां पर विराजमान करने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में काशी को संवारने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहां पर भगवान कृष्ण जन्मे वहां पर भी कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। वहां भी जो कलंक लगा हुआ था उसको भी धोने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने संभल का नाम भी सुना होगा, जहां पर कलयुग में कल की अवतार जन्म लेने वाले हैं। वो मेरे घर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माननीय सांसद जी और हम लोगों के जो लोकसभा विधानसभा वहीं से मिली हुई है। वहां भी कल के अवतार के स्वागत के लिए हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको योगी जी वापस लाने का काम कर रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए कि जो अपने प्रत्याशी यहाँ पर बोलकर गए मुस्तफाबाद को समाप्त करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो कलंक लगा है उस कलंक को मिटाने का काम करेंगे। आप कमल खिलाकर भेजिए। बहनों एवं भाइयों, हम सभी एक विचारधारा के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए सभी को सम्मान देने का काम किया है। आवास बनवाने का कार्य हो, शौचालय बनवाने का कार्य हो, गैस के कनेक्शन देने की बात हो, किसानों को सम्मान का विषय हो,
बेटियों की शादियां बेटियों को आगे बढ़ाने का विषय हो, और तो और दुनिया के अंदर हमारी भारत माता का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर जो आपदा आई हुई है पिछले 10 वर्ष से, उसको समाप्त करने का अवसर भी आ गया है, क्योंकि इस बार कमल खिलेगा। मोदी जी ने कहा है कि मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए दिल्ली के अंदर। झांसी के एक शादी समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी परिवार के साथ पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। हंगामा करते हुए उसने दूल्हे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। उसका आरोप है कि दूल्हा बिना तलाक दिए दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे और उसकी पहली पत्नी को पकड़कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगर रामवीर सिंह ने बताया कि सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि शादी समारोह में आपस में झगड़ा हुआ। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक लिखित तहरीर नहीं दी गई। सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश जो कि सिमरदा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ। तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने वाहन चोरों का खुलासा किया है। अलग अलग राज्यों से 2 पहिया वाहन चोरी कर नकली आरसी और नकली नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर बाइक दौड़ाता गैंग पकड़ा गया है। चोरी करने के बाद किसी भी खाली प्लॉट में कुछ दिनों के लिए गाड़ी खड़ी कर देते। गैंग बाइक फिर आरसी और नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों में बेचा करते थे। चोरी की बाइकों से कई वारदातों को अंजाम देने की बात भी सामने आई है। गैंग के 3 और साथी सदस्य अभी फरार हैं। एक सदस्य पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पकड़े गए 5 सदस्यों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। चोरी की बाइकों से लूट और डकैती की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। देखिए, सीओ दौराला के निर्देशन में थाना दौराला पुलिस और शहर की स्वाट टीम द्वारा एक गुटवर्क किया गया है। इसमें एक वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अभियुक्त, जिनके नाम रिजवान कुरैशी उर्फ पराठा, अदनान उर्फ भगवाना, शादाब पुत्र हारून, उवैश उर्फ मामा और शोएब उर्फ शिब्बूर है। इनमें से जो रिजवान पराठा है, इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उवैश के ऊपर 2 मुकदमे, अदनान के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। शोएब उर्फ शिब्बू के ऊपर भी आधे दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से हमें करीब 40 बाइकें बरामद हुई 2 तलाशी के दौरान, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ए टू जेड कट के पास इनकी निशानदेही पे फिर टोटल जो 38 अन्य बाइकें हैं, बाइक मतलब 2 पहिया वाहन जिसमें स्कूटी भी शामिल है, स्कूटी मोटरसाइकिल शामिल है। ये आपका थाना दौराला से जब आप गंगानगर की साइड चलेंगे रजवाई मार्ग पे, इन्होंने वहां पे छुपा के रखी हुई थी। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनका जो मुख्य सरगना है वो जाकिर 26 और इसमें एक व्यक्ति है जुनैद उर्फ जुन्नू, ये इनका मुख्य सरगना है। ये लोग इनको चोरी के लिए इनको बताते थे। ये लोग चोरी क्या करते थे, चोरी करने के बाद कुछ दिन ये लोग बाइक चलाते थे। बाइक चलाने के बाद ये लोग चोरी करने के बाद जैसे ये लोग जाके बाइक अपनी किसी प्लॉट पे, खाली प्लॉट है वहां खड़ा कर देते थे। उसके बाद ये लोग ग्राहक ढूंढते थे, जो ग्राहक मिल जाता उसमें बेच देते थे। अगर इनको शक होता था पुलिस पकड़ सकती है तो ये लोग उसका नंबर प्लेट चेंज कर दिया करते थे। इसके बाद ये लोग वेट क्या करते थे, जाकिर 26 और जो ये आपका जुनैद उर्फ जुन्नू है, ये इनको डिमांड प्लेस करते थे। इनको डिमांड करने का तरीका भी बड़ा अलग था। कोड वर्ड में ये लोग डिमांड प्लेस करते थे। जैसे एक अन्य व्यक्ति है जुनैद हापुड़, ये हापुड़ का रहने वाला है। ये इनको कोड वर्ड्स में भेजा करता था कितने बाइकें चाहिए। ये लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे। इनको जुनैद हापुड़ ने जैसे जाकिर 26 को ऑर्डर प्लेस करना है कि हमें 4 बाइक चाहिए, तो जुनैद हापुड़ किसी व्यक्ति के माध्यम से जाकिर 26 को कांटेक्ट करता था। वो बोलता था कि जुनैद ने 4 बजे मिलने के लिए बुलाया। तो जो टाइम मिलने का टाइम है, बेसिकली टाइमिंग जो होती है वो बाइक की संख्या होती थी। उसके बाद ये लोग जो चोरी हुई बाइकें होती थी तो ये इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद अगर आसपास की डिलीवरी है तो उससे डिलीवर कर दिया करते थे खुद चला के। उसके अलावा अगर ज्यादा दूर की डिलीवरी है तो ये लोग पिकअप जो होती थी छोटा हाथी, इसमें पूरी तरह कवर करके इसमें ये लोग डिलीवर किया करते थे।
तो अभी फिलहाल इनके पास से हमें टोटल 40 बाइकें बरामद हुई हैं और इनके कुछ और अन्य साथी भी हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि आसपास के जितने भी जगह, जैसे ये लोग दिल्ली से चोरी किया करते थे, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, संभल, अब ये मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सब जगहों से हमें ट्रेस बाइकें मिली है। इसमें से 11 जो हमें बाइकें वो ट्रेस हो गई हैं। 4 हमारे मेरठ की हैं और 7 दिल्ली से ट्रेस हुई हैं। बाकी की जानकारी की जा रही है। ये लोग बाइकों की जो चेसिस नंबर होता था और इंजन नंबर ये मिटा देते थे, और बाइक जैसे इन्होंने चोरी करने के बाद ये फेक आरसी जनरेट करते थे और नंबर प्लेट चेंज कर देते थे। चेकिंग के दौरान पकड़ा भी जाता था तो ये फेक आरसी अपनी दिखा देते थे, नंबर अपना लाइसेंस और नंबर प्लेट इनकी फेक लगी रहती थी। कुछ गाड़ियों पे हमें फेक नंबर प्लेट मिले हैं, इनकी आरसी भी हमें बरामद हो गई। इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इन्हें अगले विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।